ओके बेटे, ए टू ग्रेविटेशन का लॉन्ग अवेटेड पार्ट, ग्रेविटेशन पार्ट 1 मैंने वैसे इंट्रो के बाद फौरी अपलोड कर दिया था कि मुझे लगा मैं डिफरेंट टॉपिक्स अपलोड कर रहा था बच्चों के लिए, लेकिन मुझे ये लगा है कि ए टू के बच्चे जो सीरियस हैं वो प्रॉपरली सीक्वेंस के अंदर सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो इसीलिए अब सर्कुलर मोशन हमने पूरा कर दिया है और ग्रेविटेशन हो जाएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो हमने स्टार्ट करना है बेटे, हमने पार्ट 1 के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, अभी भी रहती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 के अंदर। सबसे पहले तो बेटे एक इसका क्वेश्चन है जो हमने लास्ट पार्ट के अंदर किया था ना, सारा प्रोसीजर उससे रिलेटेड ही मिलता जुलता है, क्योंकि हम लास्ट पार्ट के अंदर ना देखें सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशन को जब इक्वल रखते हैं तो बेटे दो ऑप्शंस हैं हमने की थी। एक तो ये है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर को इक्वल रखें जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद ये भी करें कि एम वी स्क्वायर ओवर आर को भी कर सकते हैं जी एम एम ओवर आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो ये हमने कहा था दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमने पिछली सारी वीडियो के अंदर एप्लीकेशंस की थी इसी की, और इसी की ज़्यादा है। ये मैंने आपको साथ बताया था उस वक्त के एम आर ओमेगा स्क्वायर की ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, तो अभी भी हम कंटिन्यू उससे ही करने लगे। इसकी जो दो एप्लीकेशंस मिसिंग है उनको देख लेते हैं। एक मुझे इसका क्वेश्चन बड़ा पसंद है, मैंने अलहदा से वीडियो में करवाया है, इसमें भी आपको करवा देता हूँ। कुछ बच्चे अगर सिर्फ सिलेबस में इंटरेस्टेड हैं, क्वेश्चंस नहीं देख रहे, तो उनका भी भला हो जाए। ये जो क्वेश्चन है 2017 के दोनों जो सीरीज़ हैं अक्टूबर नवंबर मई जून उनके अंदर आया। मई जून के अंदर ज़मीन और मून का आया, अक्टूबर नवंबर के अंदर जुपिटर और उसके मून का आया। तो उसने कहा जी अगर ये समझ लें ये ज़मीन है और इसके ऑर्बिट का रेडियस है, मून यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है बेचारा और उसके ऑर्बिट का रेडियस है एन आर, ज़मीन का रेडियस आर है, मून के ऑर्बिट का रेडियस, ये क्वेश्चन था बेटे, मून के ऑर्बिट का रेडियस एन आर है। तो उसने कहा जी ज़रा प्रूव करें कि ज़मीन की जो डेंसिटी है ना हम उसको कह सकते हैं, सारा बाकी तो उसने हल्के फुल्का स्टेटमेंट में बताया होगा कि ये ऑर्बिटल टाइम पीरियड है मून का और ये सारा कुछ। उसने कहा जी ये साबित करें कि डेंसिटी जो है वो 3πn³ ओवर जी टी स्क्वायर। लो जी, इस तरह का बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं हुआ था 2017 में पहली दफ़ा। कहते हैं जी ये कहाँ से डेंसिटी का, इससे क्या लेना देना है, ठीक है। लेकिन बेटे पैनिक की ज़रूरत नहीं है। ग्रेविटेशन के चैप्टर में जब भी आपको टाइम पीरियड नज़र आए तो एक ही ऑप्शन है ये वाली, क्योंकि देखें ना ओमेगा में ही आप फिर 2π/t कर सकते हैं, तो इसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं था। बस बच्चे अनसीन चीज़ देख के जो है ना वो पहली दफ़ा उनके हाथ पाँव भूल गए, लेकिन कोई मसला नहीं है। इधर आप ये करते यहीं से स्टार्ट करते, आज ये कहते अच्छा जी अभी देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहले तो आप ये करते सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशन, पूरी फॉर्मेलिटीज़ में मैं नहीं पढ़ता बेटे, डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक तो हो गया ये, यहाँ से अब आप एम दोनों कैंसिल करें और उसके बाद जी को बेशक फिलहाल इधर ही रहने दें क्योंकि हमने ओमेगा की वैल्यू लगानी है। जी एम ओवर इसको आर का क्यूब कर दें और ओमेगा की जगह पे कर दें 2π/t इस सारे का स्क्वायर। अच्छा, अब हम इस स्टेप में थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने लगे हैं। सबसे पहले तो बेटे इस पे ध्यान आपने करना है, ये जो आर है ये ज़मीन का रेडियस नहीं था, ये मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन के चैप्टर में ये ऑर्बिटल रेडियस होता है। सवाए एक टॉपिक है वो आज ही हम कवर करेंगे, वो है डबल स्टार सिस्टम। डबल स्टार सिस्टम एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर ये दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये वाला आर और ये वाला आर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये हमेशा ऑर्बिटल रेडियस होता है, ठीक है। और अगर ये ऑर्बिटल रेडियस है तो फिर ये तो नहीं डेंसिटी के अंदर यूज़ हो सकता। डेंसिटी अगर ज़मीन की निकालनी है तो बेटे ज़मीन का रेडियस यूज़ होना चाहिए ना। तो एक तो इसको रिप्लेस करना है, दूसरा मैथ्स को भी देखें, हमने डेंसिटी बनानी है, अभी तक वो आई नहीं है डिस्कशन के अंदर, तो वो उसका इलाज हम सबसे पहले करेंगे। बेटे आप ये कहते हैं कि जी मैस ओवर वॉल्यूम होती है भाई डेंसिटी, तो अभी आ जाएगी डेंसिटी, यहाँ से देखना ज़रा। तो यहाँ से मैस की क्या वैल्यू आती है, मैस की वैल्यू आ जाती है जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो ये कर सकते हैं ना हम, रिप्लेस तो कर दें। मैस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जी को इधर बेशक ले आए नेक्स्ट स्टेप में, ये 2π/t का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4π/टी स्क्वायर बन जाएगा ना बेटे, स्क्वायर हो गया, और जी को इधर ले आए। तो मैथ्स की जगह पे आप लगाएं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और वॉल्यूम की वैल्यू लगा दें हम ज़मीन को। सब इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ था कि जनाब सफ़ियर है ज़मीन और वो सारा कुछ उनको बताना पड़ता है, आइडियलिटीज़ फिर उनको देनी पड़ती हैं अब इस तरह की कोई उन्होंने करवानी हो डेरिवेशन। तो यहाँ पे जो आर है इसकी जगह पे बेटे आएगा एन का क्यूब आर का क्यूब। क्यों, वो तो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसने कहा था भाई ऑर्बिटल रेडियस एन आर है, एन कोई मल्टीपल है बेटे, कोई नंबर एक्चुअली 60 के राउंड अबाउट होता है कि जो ऑर्बिटल रेडियस मून का तकरीबन ज़मीन के रेडियस से 60 टाइम्स बड़ा है ऑलमोस्ट। तो एन आर हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो बाकी 4π का स्क्वायर
और जी टी का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जी को हम इस तरफ ले आए हुए हैं और ओमेगा का स्क्वायर हमने कर दिया हुआ है, ये वाली फॉर्म। अब बेटे अब आप देखें इसी स्टेप में आपका काम हो जाएगा, और ये आपका पसंदीदा स्टेप भी इस तरह से, ये आर क्यूब गायब हो जाएगा, यहाँ से 4 और ये 4 गायब हो जाएगा, ये एक पाए और ये एक पाए गायब होगा। तो बेटे रीअरेंज करें, 3 डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, एन क्यूब डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, इधर एक पाए बच गया हुआ है। तो ये तो बेटे प्रूव हो गया, जो प्रूव करना था अपेरेंटली, जो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था वो तो बड़े आराम से प्रूव हो गया। तो याद रखें कि पैनिक जो है वो कभी भी सोल्यूशन नहीं होता प्रॉब्लम्स का। आप ज़रा इस तरह की कोई भी अनसीन चीज़ आ जाए तो उस चैप्टर के सारे फार्मूलाज देखें, उनको लिख के, ठीक है, और उसके बाद रिलेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है बेटे इसी की एग्जांपल हमने प्रूव किया हुआ था, इसी से स्टार्ट करके यहीं से हो जाता है ना बेटे, मैं दोबारा प्रूव करता नहीं हूँ, लेकिन चलें जिन लोगों ने डायरेक्ट ये वीडियो करनी है ज्वाइन, उनके लिए मैं कर भी देता हूँ। हम अगर यहीं से करें एम आर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यही था, हाँ, एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर का स्क्वायर। अब यहाँ से एम को कैंसिल करें, ओमेगा की दोबारा वही वैल्यू लगाएं, तो ये आपका बन जाएगा जी आर का क्यूब ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी इस सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, और यहीं से आर का क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा जी जी एम ओवर 4 पाई का स्क्वायर टी का स्क्वायर। लें जी, अच्छा अब इसमें से अलहदा से बेटे एक सेपरेट हेडिंग है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की, उसका आपको ये मैंने प्रूव क्यों, जाहिर बात है लास्ट वीडियो में हमने किया हुआ है और ये ऑलरेडी हम जानते हैं, क्वेश्चंस में भी होता रहता है। अलहदा से एक एप्लीकेशन फोर्स की रह गई हुई है, वो है जी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट। इसका आपको अलहदा से पता होना चाहिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, ठीक है। इसकी तो डेफिनेशन उन्होंने 3 नंबर की पूछी हुई है कि भाई जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, तो मैं आपको 3 नंबर के हिसाब से ही बता देता हूँ। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग, ऐसी डेफिनेशन करेंगे जो 3 मार्क्स के लिए डायरेक्ट ही पूरी हो जाए, कुछ और ना करना पड़े, सारी खूबियाँ इसी में आ जाए। सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, ठीक है, इन अर्थ, सॉरी, satellite revolving around earth from west to east, in an equatorial orbit with a time period of 1 day, with a time period of 1 day। अच्छा अब ये है कि बेटे इसका उन्होंने दोनों तरह से, एक तो उन्होंने कहा जी व्हाट इज मेंट बाय जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के, तब अब आपने ये बातें ना उसमें ऑर्बिट में डाल देनी है, मतलब आपने कहना एन ऑर्बिट इन विच अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स, बातें यही रहने देनी है, 3 वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करना है, इक्वेटर के ऊपर ऊपर रहना है, और 24 आवर्स में रिवॉल्व करके वापस आ जाना है। यही बातें आपने, ऐसे भी आया हुआ है व्हाट इज मेंट बाय जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो उसमें आप ये कह देते जी एक ऐसा ऑर्बिट जिसमें कोई वेस्ट से ईस्ट 24 घंटे में इक्वेटर के ऊपर ऊपर मूव कर जाए, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो ये आपके पास आ गया। प्रॉपर्टीज पूछ ली कि जनाब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या प्रॉपर्टीज है, 3 मार्क्स, तो 3 तो बतानी ही थी ना, तो ये 3 हो गई। इसके साथ एक और चीज़ याद रखें बेटे, हम कह रहे हैं जियो स्टेशनरी, ज़मीन से देखेंगे जियो फॉर अर्थ और स्टेशनरी स्टैटिक, ज़मीन से देखें तो रुकी हुई लगती है, ठीक है। तो इसका आप ये बता सकते हैं कि जी इट रिमेन्स अबव द सेम पॉइंट, ज़मीन के ऊपर सेम पॉइंट के ऊपर ही रहती है हमेशा, जासूसी के काम आ सकती है बेटे। ये ज़मीन के ऊपर सेट की है, ज़मीन ने 24 घंटे में स्पिन करना होता है, तो ये 24 घंटे में रोटेट करके साथ ही आ जाती है। ये अगर फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमने सेट किया उसके साथ साथ ही चलती जाएगी और वो घूम के वापस वहीं पे, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब इसके लिए ये मैंने फॉर्मूला दोबारा क्यों बताया कि बेटे यहाँ से हम जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस निकाल सकते हैं। देखें उसके लिए वो मैस ऑफ अर्थ आपसे नहीं रिक्वायर करते कि आपने याद किया हो, आपको वो बताएंगे। तो आपने जो मैस ऑफ अर्थ अगर लगाते, मैं चले फार्मूला एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, जी एम ओवर 4 पाई का स्क्वायर इंटू टी का स्क्वायर, लेकिन उस सारे का क्यूब रूट, क्योंकि अभी हम फिलहाल ऑर्बिटल रेडियस में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ आपको लगानी पड़ती, तो आर आ जाता जी, जी डाटा शीट से आता। मैस ऑफ अर्थ बेटे आपने याद करके जाना, कोई ज़रूरी नहीं है,
उन्होंने ही बताना है। तो मैथ ऑफ अर्थ 6 ट्रिलियन किलोग्राम, 6 × 10⁴ होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, और लेकिन उन्होंने वैल्यू दी हुई थी, सारी बात है, मैथ ऑफ अर्थ की 4 × 3.14 का स्क्वायर और इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेटे आपने याद रखना था ना, तो हमने एक वीडियो के अंदर किया था कि ये 86,400 होता है। अगर आपको ऐसे नहीं याद तो कोई मसला नहीं, आप इसको 24 × 60 कर लें, ठीक है। 24 × 60 वही बात है। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो मुझे जहाँ तक याद है बेटे 4.23 10⁻7 आएगा आपका, ठीक है। तकरीबन 42,300 किलोमीटर बेटे ये बनता है, 42,300 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ये ऑर्बिटल रेडियस होता है, ये हाइट नहीं होती जियो स्टेशनरी सेटेलाइट की, ये ऑर्बिट का रेडियस है। अभी हाइट कैसे होती है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, मैं दोबारा ज़रा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, चलिए यही समझ लें। अच्छा, ये वीडियो इसी हम डायग्राम से काम चला लेंगे। अभी देखना, हाइट का मामला बेटे थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। ये ऑर्बिटल रेडियस आया है, हाइट आपको अभी बताता हूँ। हाइट में सबसे पहली बात तो समझें, ये अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होगी। लो जी, ये हमने यहाँ से मून हटा दिया, हम कहते हैं अब ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, और ये ऑर्बिटल रेडियस है उसका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर ये ऑर्बिटल रेडियस है, बल्कि उसको ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं ना, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ बीच में से, ठीक है। अच्छा जी, ये ऑर्बिटल रेडियस है जो बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। ये बेटे इसमें से ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है, ये यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से लेकर इधर तक, और ये बाकी हाइट है ये। तो ये हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्बिटल रेडियस जो है वो ऑब्जेक्ट का रेडियस प्लस हाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी के चैप्टर में हमेशा याद रखें, ये जो हमने पिछले स्टेप में निकाला है, स्मॉल आर, दैट वाज एक्चुअली ऑर्बिटल रेडियस, और ऑर्बिटल रेडियस था ज़मीन का रेडियस प्लस हाइट। तो हाइट बेटे बाद में आएगी, हाइट आ सकती है जी ऑर्बिट का रेडियस माइनस ऑब्जेक्ट का रेडियस। तो ये है तरीकाकार। तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के बारे में इतना पता होना काफ़ी है। उसके बाद एक स्टेप आगे चलें तो बेटे आपको करना है बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम, डबल स्टार सिस्टम, जो आपको अच्छा लगे उसको अलहदा से आप नाम दे दें। ये अलहदा से क्यों करना है वो आपको भी बताता हूँ बेटे, कम से कम 5 दफ़ा पेपर में सेपरेटली इसका क्वेश्चन आया हुआ है। 2 स्टार्स का एक ऐसा ग्रुप होता है, ऐसे सेंटर पे रिवॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। मतलब मैं बना देता हूँ जैसे अभी अब बने, अब एक ये है स्टार जो भी है, और दूसरा ये वाला छोटे वाला, ठीक है। अच्छा, ये इनके सेंटर्स हैं और इनका डिस्टेंस आप बाद में, अच्छा इनके सेंटर्स के डिस्टेंस को हमने इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट करनी है, नोटेशन देखना हो आपको भी पता चलेगा। अच्छा, ये जो इनके ऑर्बिट हैं, ये एक पी पॉइंट है बेटे, ये थोड़ा सा यूनिक है। जो डबल स्टार सिस्टम है ये थोड़ा सा यूनिक है, ये पी पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और पी पे कुछ है ही नहीं। इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स बेटे ऐसे बैलेंस्ड होती है कि ये पी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं और पी पे कुछ है ही नहीं। तो आप समझें, अगर ये मैस m1 है और ये m2 है, तो आपको देख के नज़र आ रहा है कि m1 इज़ ग्रेटर देन m2। और दूसरा ये है कि इनके जो अपने रेडियस हैं ऑर्बिटल रेडियस, अभी आपको इसके बारे में यूनिक बात पता चलेगी ना। ये समझें, ये r1 है और ये R2 है, ये ऑर्बिटल रेडियस है, ये इनके अपने रेडियस नहीं है, ऑर्बिट्स के रेडियस हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जो चीज़ें आपको खुद पता होनी चाहिए, जो एग्जामिनर ने आपको नहीं बतानी, वो क्या है। सबसे पहले तो याद रखें कि बेटे डबल स्टार सिस्टम के अंदर ओमेगा हमेशा सेम होता है, वो बताए या ना बताए, इनका ओमेगा सेम होता है, एंगुलर स्पीड सेम होती है। ये दोनों एक जितने टाइम में बेटे घूम के वापस आते हैं। हालांकि मैं आपको अभी बताता हूँ, T1 इज ऑल्सो इक्वल टू T2। बेटे इनके अंदर ना मैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस होता है। बड़े स्टार का छोटा ऑर्बिट होता है, छोटे स्टार का बड़ा ऑर्बिट होता है, याद रखें, ठीक है। छोटे स्टार का बड़ा ऑर्बिट में मतलब ये मैस और ऑर्बिटल रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है। तो ऑर्बिट अगर बड़े छोटे हैं फिर भी टाइम पीरियड सेम है, तो बेटे ये ऐसे ही पॉसिबल है कि बड़े ऑर्बिट वाला तेज तेज भागे। 2 दफ़ा का मुझे याद है, एक दफ़ा क्वेश्चन आया तो 4 ईयर्स था टाइम पीरियड, एक दफ़ा आया तो 44 ईयर्स था। अब बात यह है कि दोनों का जब टाइम पीरियड सेम है, ऑर्बिट छोटे बड़े हैं, तो बड़े ऑर्बिट वाले को तेज तेज भागना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी का रेडियस ऑर्बिटल रेडियस के साथ, बेटे याद रखें, इसमें डबल स्टार सिस्टम के अंदर अपना रेडियस इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। प्लैनेट्स का या जो भी हो, प्लैनेट्स हों, स्टार्स हो, वैसे तो ये स्टार्स होते हैं, जाहिर बात है।
तो इसका जो अपना रेडियस है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये हर जगह पे ऑर्बिटल रेडियस है, लेकिन हमने इसको अब कैपिटल आर कर दिया हुआ है। तो ओमेगा इक्वल टाइम पीरियड इक्वल मैस और रेडियस का इन्वर्स रिलेशन, वेलोसिटी और रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन। ये बातें आपने याद रखनी है, उन्होंने बेटे नहीं बतानी। अच्छा, अब नेक्स्ट ज़रा देखें तो इसमें यूनिक बात आप लोगों के लिए क्या है। वो यूनिक बात आप लोगों के लिए ये है कि सेंट्रीपिटल ऑन स्टार 1 शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल ऑन स्टार 2 बट इट इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशन। ठीक है, तो बेटे ये आप लोगों के लिए यूनिक बात है। अब ये यूनिक बात कैसे है, मैंने आपको बताया था ये डबल इक्वेशन है बेटे, ये डबल इक्वेशन है। तो डबल इक्वेशन के अंदर से एक्चुअली 3 सिंगल इक्वेशंस निकलती हैं। मैं आपको वैसे तो फॉर्मूला तो इनका लिख ही देता हूँ। सेंट्रीपिटल ऑन स्टार 1 वो बेटे आएगा m1r1 ओमेगा का स्क्वायर, उसके बाद m2r2 ओमेगा का स्क्वायर, और उसके बाद ये जो होगा ये g इंटू m1 इंटू m2, और नीचे आ जाएगा r1 प्लस R2 इस सारे का स्क्वायर। अब ये देखें बेटे, ये है मेन टेक्निकलिटी। एक तो उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा, इसमें से ना बेटे 3 इक्वेशंस बन सकती हैं। 3 इक्वेशंस कैसे, इन दोनों को इक्वल रखें पहली इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल रखें दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों को इक्वेट। तो 3 सिंगल इक्वेशंस इसमें से बन सकती हैं, तीनों यूज हुई हैं पेपर के अंदर। सबसे पहले तो उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा कि भाई दोनों स्टार्स को एक जितनी सेंट्रीपिटल क्यों चाहिए। डबल स्टार सिस्टम के जो दोनों स्टार्स हैं उनको सेंट्रीपिटल बराबर चाहिए। वजह तो वजह यही बतानी थी कि भाई in the a double star system centripetal force is provided by gravitation, centripetal force gravitation से provide होती है, और by Newton's third law of motion gravitational force should be equal and opposite। बेटे gravitation के 2 फॉर्मूले नहीं है, वो by Newton's law action and reaction बनते हैं, तो वो तो equal। In a double star system centripetal force is provided by gravitation, and by Newton's third law of motion gravitational force should be equal and opposite, hence centripetal force is also equal and opposite। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। और उसके बाद मैथमेटिकल बेटे इनको इक्वल रखें, इनको रखें 3 इक्वेशंस, और यहाँ से ये सारा काम, ये डेरिवेशन भी आई है, ये जो आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर आपको नजर आ जाएगी ये वाली फॉर्म, और उसके बाद ये टाइम पीरियड्स की इक्वालिटी और ओमेगा की इक्वालिटी। तो ये बेटे डबल स्टार सिस्टम की एप्लीकेशंस है। उसके बाद आगे चलें तो फिर 2 एप्लीकेशंस बेटे अभी भी बच गई हैं। फोर्स की एप्लीकेशंस ये देखें, हमारी सेकंड वीडियो चल रही है और फोर्स की एप्लीकेशंस बेटे ख़त्म नहीं हो रही। फोर्स की 2 एप्लीकेशंस हैं, फिर मेरी तरफ से तो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग क्वेश्चंस पे चले जाएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो बेटे ये है कि दोबारा अभी आपने एफ सी और एफ जी को इक्वल रखना है, और 2 डेरिवेशन इसमें से रह गई हुई हैं, और फिर एक अलहदा से टॉपिक है छोटा सा बेटे। सेंट्रीपिटल का एक और फार्मूला भी था, वो सेंट्रीपिटल का फार्मूला क्या था भला, mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू g स्मॉल m कैपिटल M ओवर r का स्क्वायर। इससे बेटे 2 डेरिवेशंस वो भी दोनों पेपर के अंदर आई हुई हैं। सबसे पहले तो ये है कि बेटे आप इसमें से सिर्फ r कैंसिल करें, ठीक है। अगर सिर्फ r कैंसिल करें तो बाकी पीछे आप 1/2 इधर दोनों तरफ में बेटे 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपको देख के ही समझ आ रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, GMM ओवर r, ठीक है। आपने सिर्फ r कैंसिल किया, सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशन को इक्वल रखा, इसमें से सिर्फ r कैंसिल किया, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड किया, ये नहीं मैंने किया, ठीक है। तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दिया बेटे। लेफ्ट साइड पे क्या बन गया हुआ है, लेफ्ट साइड पे बन गया हुआ है जी काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी है, ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, GMM ओवर 2r। बेटे ग्रेविटेशन का चैप्टर जो है ना वो लेंथी भी है, और उसके बाद जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, और उसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा है। अब इसमें से ये ज़रा देखें तो ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में याद आपने रखना है बेटे। ग्रेविटेशन के चैप्टर में काइनेटिक एनर्जी की दोनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर आप ऑर्बिट करेंगे तो ये वाली है GMM ओवर 2r, अगर आप किसी प्लेनेट या मैस के करीब आएंगे, दूर जाएंगे तो AS वाली ही है, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का सेम ही फॉर्मूला है, आप ऑर्बिट करें तब भी GMM ओवर r, और अगर आप टुवर्ड्स जाएं, अवे जाएं, फिर भी GMM। तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं ग्रेविटेशन के चैप्टर में, ठीक है। तो हम आगे जाके देखेंगे। इसमें से अगर आपको चेंज इन ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए हो तो फिर जाहिर बात है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा जी G स्मॉल m कैपिटल M ओवर 2 इंटू 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2, ठीक है। तो ये बन जाएगा जी आपका चेंज भी आई हुई है ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी का चेंज। ये मैं आपको बेटे आगे क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, फिर आपको पता चलेगा। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, दोबारा इधर से आए बेटे, ये जो हमने किया था mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू
वो क्या था, वो था जी जी स्मॉल एम कैपिटल एम ओवर आर का स्क्वायर। इस दफ़ा ये करें कि बेटे एम भी कैंसिल कर दें, पिछली दफ़ा एम ने कैंसिल किया था, तो ये पीछे बचेगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई जी जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट। बेटे ये इस फॉर्म के अंदर पेपर के अंदर यूज़ हुई है, और इसकी एक फॉर्म अगले टॉपिक में हम जाके बनाएंगे। वो वैसे आपको फिलहाल लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, मुझे भूल जाए तो आप लोगों को फिर भी याद रहे। एक इसकी फॉर्म बनेगी बेटे जी आर, जी एम ओवर आर तो है, ये कब बनेगी इसको हम फिलहाल रोक देते हैं कि ये नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बना दूंगा। और दूसरा ये है कि बेटे ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर दो ऑर्बिट्स में रिलेट करनी है, ज़मीन के इर्द गिर्द ही दो ऑर्बिट्स हैं, दो सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये पेपर में हुई है रिलेट, मैं आपको पहले बता दूं। तो आप इसको कर सकते हैं बेटे R2 ओवर R1 उसका स्क्वायर रूट। देखें ना, अगर दोनों ज़मीन के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं मैसेज, तो m तो ज़मीन का ही होगा ना, तो g पहले ही कांस्टेंट है, g और m दोनों गए तो वेलोसिटी का ऑर्बिटल रेडियस से इनवर्स रिलेशन है, तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 का स्क्वायर रूट। तो ये भी यूज़ हुआ है, ये डेरिवेशन भी बेटे, ये जो आपको करवा रहा हूँ सामने, ये सब पेपर में आया हुआ है। P4 में ना अक्सर बेटे मैं साथ अगर रेगुलर क्वेश्चन नहीं करवा रहा, तो बेटे जो मैं सब कुछ सामने लिख रहा होता हूँ ना, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, पेपर के अंदर आया हुआ होता है। मुझे स्टूडेंट ही बल्कि अक्सर कहते रहे सर जो आपने बताया वो एज इट इज़ टॉपिकल में जाके अप्लाई हो जाता है। मैंने कहा जी वो उसी तरह से बता रहा हूँ जैसे पेपर में रिक्वायर्ड है, चाहे वो फाइनल है और चाहे वो आपके अपने कॉलेज के एग्जाम्स हैं। अच्छा, तो एक तो हो गया बेटे ये वाली, और नेक्स्ट ज़रा देखें तो एक कन्फ्यूजन रहती है बेटे, और वो एप्लीकेशन है, सारी बात है इसी की, वो है FC एंड W की कन्फ्यूजन, वो टेक्निकल है। अच्छा, अब ये देखें बेटे कुछ चीज़ें बीच में मैं साथ साथ हाईलाइट करता जाऊंगा। ये फाइन डिटेल्स जो आपको बताने लगा हूँ, ये ग्रेड डिसाइडिंग डिटेल्स होती हैं, स्टार्स ए जो अपर ग्रेड्स हैं, कि ए और बी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैम्ब्रिज वाले ए और ए स्टार को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये फाइन डिटेल्स हैं, अभी आपको पता चलता है कैसे। ये चीज़ें बच्चे छोड़ें, टीचर्स को भी कन्फ्यूजन रहती है। अब जैसी भी ज़मीन बन गई, एग्जैक्ट सर्कुलर तो मेरे से नहीं बनेगी, तो आप उससे काम चला लें। ये ज़मीन हमने बना दी है जी, और ये यहाँ पे कोई मैस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इसको ज़मीन अपनी तरफ बुलाएगी, और ज़मीन क्या फोर्स लगाएगी, FG, ठीक है। ज़मीन फोर्स लगाएगी FG, और इसको ग्राउंड, अब देखें ज़मीन और ग्राउंड फ़र्क है। हम कह रहे हैं अर्थ का सेंटर इसको बुलाएगा अपनी तरफ, और इसको ग्राउंड रिएक्ट करेगा, उसको कह दें बेटे N कह दें, R कह दें, आपकी मर्ज़ी, एक ही बात है, ठीक है। C लिख दें कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको ज़मीन ने अपनी तरफ बुलाया FG, इसको ग्राउंड से, नीचे ज़मीन से फर्श था जो भी था उससे धक्का लगा N के इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये याद है मैंने एक दफ़ा बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जी इनवर्ड फोर्स माइनस आउटवर्ड फोर्स, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये हमने किया था सर्कुलर के चैप्टर में, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्ड माइनस आउटवर्ड। ज़मीन के ऊपर अगर हमने कोई बॉक्स ही रखा हुआ है, ज़मीन उसको नीचे बुला रही है और ग्राउंड उसको धक्का दे रहा है वापस, ठीक है। तो ये इनवर्ड माइनस आउटवर्ड हो गई सेंट्रीपिटल। अब यहाँ से अगर आगे चलें तो बेटे आपके पास N किसके इक्वल आ रहा है, N आ रहा है जी FG माइनस FC, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आप ज़रा देखें तो चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने लगी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बेटे ये जो N है ना, यही एक्चुअली वेट है। मैं आपको भी बताता हूँ कैसे। ये आपके पास आ रहा है जी FG माइनस FC। ये N कैसे वेट है बेटे, जब वेट मशीन्स का ये प्रिंसिपल है, जब हम उन पे खड़े होते हैं तो वो हमें रिएक्ट कर रही होती हैं। स्प्रिंग है, हम उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, वो रिएक्शन कर रहा है। तो वो जो रिएक्शन की रीडिंग होती है ना, नॉर्मल रिएक्शन की रीडिंग अगर एक्चुअली हमें वो जो है वो उसके ऊपर रीड हो रही होती है कि अच्छा जी ये देखें ये आपका वेट है, ठीक है। तो ये हमने जो N है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये जो हमने ज़मीन के ऊपर एक्शन किया, ज़मीन के ऊपर नहीं सॉरी, वो मशीन के ऊपर जो एक्शन किया वेट का, उसने वापस रिएक्शन कर दिया, ये वाला वो जो आपके पास है वो वेट होता है। तो अब यहाँ से आप ये ज़रा देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि वेट और ग्रेविटेशन में डिफरेंस होता है बड़ा स्लाइट सा। वेट इज़ स्लाइटली ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि बेटे ये जो mg है ना, ये थोड़ा सा बड़ा होगा GMM ओवर R स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या टेक्निकलिटी है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उन्होंने सेटेलाइट्स के लिए भी पूछा। उसने कहा जी सेटेलाइट में मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ, भी आपको पता चलेगा, ये पेपर में आई हुई हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि जनाब जो सैटेलाइट है कोई भी,
जियो स्टेशनरी ना भी हो, कोई भी सेटेलाइट है उसके अंदर चीज़ें वेटलेस क्यों लगती हैं, तो वो भी यहीं से आंसर करना था। आपने उन्हें कहना था कि जनाब वेट का फार्मूला ये होता है, यहाँ से ज़रा देखो कि वेट का फार्मूला क्या होता है। वेट होता है जी सेंट्रीपिटल माइनस ग्रेविटेशन, ठीक है। और जो सेटेलाइट्स हैं, सेटेलाइट्स के लिए क्या होता है, सेटेलाइट्स के केस में एफ जी, हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं ना बेटे, फोर्स की एप्लीकेशन ही नहीं खत्म हो रही, तो यही तो हम कर ही जा रहे हैं। सेटेलाइट्स के केस में हम क्या कर रहे हैं भला, हम ये कर रहे हैं एफ जी इज इक्वल टू एफ सी। तो अगर ये दोनों बराबर हुए एफ जी और एफ सी, तो सेम चीज़ सारी बात है, एफ जी माइनस एफ जी, एफ सी माइनस एफ सी करेंगे तो डब्ल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो उसको हम वेटलेसनेस कहते हैं। सेटेलाइट्स के अंदर जो वेटलेसनेस है उसको भी यहीं से एक्सप्लेन करना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये अलहदा से भी आया हुआ है कि आप वेट और ग्रेविटेशन का डिफरेंस, याद एक चीज़ आपने रखनी बेटे, ये बहुत थोड़ा सा होता है। ये जो सेंट्रीपिटल आएगी किसी भी गिवन सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल की बात करता हूँ कि जी मेरा वेट है, फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाए जी 802 न्यूटन। ये मैं एग्जाम्पल केस के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे याद, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल बेटे ज़्यादा से ज़्यादा 2 न्यूटन आएगी, मतलब बहुत थोड़ी होती है। सेंट्रीपिटल इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन। तो फिर बेटे जाहिर बात है वेट ने क्या आ जाना है, वेट ने 800 न्यूटन आ जाना है। तो हमें अब आप ये देखें, आपको समझ आ रही होगी कि यार इस डिवीजन को फिर हम इतना इंपॉर्टेंट समझते क्यों नहीं है डेली लाइफ के अंदर, कैलकुलेशंस के अंदर। एएस के अंदर जो हम चलाते थे वो लेवल में एमजीएच क्यों ठीक रह जाता है या एम जी क्यों ठीक रह जाता है, उसकी वजह यह है कि बेटे इतना छोटा तो एरर होता है इसमें। तो फिर वही वाली बात है कि ये जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसे सारे को कहते हैं, ये तो एक्चुअली गलत है। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाते हैं तो आपको वो जो रिलेटिविस्टिक आइंस्टाइन की जो थ्योरी है रिलेटिविटी, उसके वाली मैकेनिक्स लगानी पड़ती है। तो फिर हम ये क्यों न्यूटोनियन, और भाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स से 0.001% अगर डिफरेंस आता है तो हमने क्या करना है इतने थोड़े डिफरेंस का, इतने छोटे गैप का। वो साइंटिस्ट को रिक्वायर होता होगा हाई स्पीड्स पे या हाई प्रिसीजन कैलकुलेशंस के अंदर। तो इधर भी यही है कि बेटे ये अगर 2 न्यूटन है भी, अगर मेरा वेट 802 है, 800 अगर आ रहा है उसके ऊपर, तो क्या फ़र्क पड़ता है। वेट की बात कर रहा हूँ, मैथ्स मेरा जाहिर बात है इतना नहीं है। तो एक तो ये हो गया, वेटलेसनेस एक्सप्लेन होती है इस फॉर्मूले से। ये कैलकुलेशन भी पेपर में अलहदा से 2-3 दफ़ा आई है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी आई है। फिर इसके अंदर बेटे एक टेक्निकल चीज़ है जो पेपर के अंदर आई। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताऊँ, तो वेट डिफरेंस डिफरेंट होगा। जो वेट होगा ना बेटे पोल्स के ऊपर, वेट पोल्स के ऊपर वो ज़्यादा होगा इक्वेटर के मुकाबले पे। वेट एट पोल्स इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के मुकाबले में पोल्स के ऊपर वाला वेट ज़्यादा होगा। वजह बेटे जब आप पोल्स पे चले जाएंगे ना तो एफ सी 0 हो जाएगी, ठीक है। मैं वजह भी इधर ही लिख देता हूँ, एट पोल्स एफ सी इज इक्वल टू 0। बेटे पोल्स के ऊपर सेंट्रीपिटल चाहिए ही नहीं। अगर आप पोल्स पे चले जाएंगे तो आप तो ज़मीन के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हैं। ज़मीन का एक्सिस ऑफ रोटेशन भी पोल है, वो जो नॉर्थ से साउथ एक इमेजिनरी लाइन जा रही है। तो अगर आप पोल्स के ऊपर हैं तो आपको चाहिए ही नहीं। ये पेपर के अंदर आया हुआ है, वो काफ़ी पुराने पेपर में, लेकिन कोई पता नहीं होता, दोबारा रिवाइव करें, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही नहीं पोल्स के ऊपर। अगर आप हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं चाहिए, तो फिर कुछ भी नहीं माइनस करना। देखिए ना, इक्वेटर के ऊपर ग्रेविटेशन में से कुछ ना कुछ स्लाइटली हो, कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तो वेट आएगा। पोल्स पे जाके कुछ भी नहीं माइनस करना। तो फिर इसका मतलब ये है कि बेटे वेट ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, वो जो थोड़ा सी चीज़ माइनस करनी है इक्वेटर पे, पोल्स पे नहीं करनी। तो वेट एट पोल्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन द वेट एट इक्वेटर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि सीक्वेंस बेटर ऐसा ही रहेगा कि फोर्स को यहाँ पे रोकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फील्ड और एनर्जी, अगर हम कर सके ट्राई करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, और उसके बाद पोटेंशियल, फिर ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये बेटे अब डिफरेंट तरह की जो एएस और ए2 दोनों के लिए डिफरेंट तरह की प्लेलिस्ट चलती रहेंगी। एक रेगुलर प्लेलिस्ट जिसके अंदर पूरा सिलेबस कवर होगा, फिर उसके बाद जो है वो टीजिंग टॉपिक्स वो अलहदा से, और फिर उसके बाद वो है जो क्वेश्चंस की है। तो ये 3 तरह की बेटे प्लेलिस्ट बनेगी, एएस की भी ए2 की भी, ठीक है। तो अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ग्रेविटेशन के पार्ट 3 के अंदर। अल्लाह हाफिज़।